सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंक फैमिली। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस बुक नंबर 1 का चैप्टर नंबर 9 ग्लोबलाइजेशन। आई नो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा डिले है क्योंकि मेरे भी फर्दर कुछ पता है ना, एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे थे और अभी नेक्स्ट मंथ भी है, तो मेरे को टाइम नहीं मिला बनाने का। तो ये चैप्टर भी मैं अपने बाकी चैप्टर की तरह हैंड रिटन नोट से कवर करने वाली हूँ। चैप्टर नंबर 9 ग्लोबलाइजेशन। ये जो नोट्स हैं ये बुक के अंदर से ही मैंने एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट बनाए हैं, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन आप लोगों ने सब ने सुना है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? मीन्स मेकिंग इकोनॉमिक और अदर ट्रांजेक्शन ग्लोबल वर्ल्ड वाइड। मतलब सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं, इंडिया के बाहर भी अमेरिका जा रहा है, चाइना जा रहा है, जापान जा रहा है, कोरिया जा रहा है, पाकिस्तान जा रहा है, बांग्लादेश जा रहा है, अदर कंट्रीज, ठीक है। अब हमारा सामान जा रहा है, हमारे पैसे जा रहे हैं, हमारी चीज़ें जा रही हैं। अब फ्री मूवमेंट ऑफ कमोडिटीज़ हो। ग्लोबलाइजेशन से ना पहले बहुत ज़्यादा हैवी टैक्स लगता है। टैक्स अब भी लगता है किसी चीज़ों पे, बट इतना ज़्यादा नहीं लगता। एक्सपोर्ट टैक्स और इंपोर्ट टैक्स इतना बहुत ही ज़्यादा नहीं लगता, कुछ कुछ लगता होगा या कहीं कहीं नहीं भी लगता होगा। फ्री मूवमेंट ऑफ कमोडिटीज़ हो रही है, ठीक है। फ्री फ्लो ऑफ पर्सन एंड सर्विस। पर्सन एंड सर्विस का फ्री फ्लो कैसे? मतलब कि बहुत से लोग घूमने भी जाते हैं ट्रैवलिंग के लिए, है ना, और मेडिकल कंडीशंस पे भी जाते हैं, एजुकेशन के लिए भी जाते हैं, जॉब वगैरह के लिए भी जाते हैं, तो वहाँ की सर्विस भी लेंगे, ठीक है। तो हम सर्विस भी ले रहे हैं कहाँ की? अदर कंट्रीज़ की। फ्री फ्लो हो रहा है किसका? थॉट्स एंड कल्चर का। थॉट्स एंड कल्चर का फ्री फ्लो कैसे? ऐसे कि पहले इंडिया में जीन्स नहीं होती थी ना। कहाँ से आई? वेस्टर्न कल्चर है जीन्स, तो अब इंडिया में भी जीन्स पहन जाती है। इनफैक्ट 99% तो जीन्स पहनी ही जाती है ना, गर्ल्स भी बॉयज़ भी सब पहनते हैं। और कल्चर में भी हेलोवीन फेस्टिवल आने वाला है, चला गया 31 अक्टूबर को था ना हेलोवीन। तो हेलोवीन वीक चल रहा है। हेलोवीन कहाँ का फेस्टिवल है? इंडिया का नहीं ना, बाहर का ही है ना। तो कल्चर भी एक्सचेंज हो रहे हैं। फिर अब इससे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? तो रिटेल शॉपकीपर्स जो है ना वो फियर में रहते हैं। रिटेल शॉपकीपर्स मतलब आपके मोहल्ले वाली दुकान या आपके यहाँ की लोकल एरिया की शॉप, ऐसे जो शॉप वगैरह हो रही है उनको फियर रह रहा है। और जो रिटेल प्राइस पे सामान देते हैं उन लोगों को फियर रहता है, क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत ही चीप रेट में भी हमको सामान मिल जाता है। मैनी फार्मर्स कमिटेड सुसाइड। वाई? क्योंकि जो फार्मर्स होते हैं वो नेचुरल मैन्योर यूज़ करते हैं और फर्टिलाइजर्स आने लग गए हैं। फर्टिलाइजर कॉस्टली भी होते होंगे और चीप रेट में भी आने लगे। कॉस्टली वाले जो हैं ऑब्वियसली जो फार्मर्स हैं वो नहीं अफोर्ड कर सकते, और जो चीप रेट वाले फर्टिलाइजर्स होंगे दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। और अदरवाइज हमको उनसे जो बने हुए फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो हमें सस्ते में मिल जाते हैं, जिससे लॉस में कौन रहता है? हमारे फार्मर। एक्विजन ऑफ लैंड हो रहा है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज बनाई जा रही हैं वहाँ पर फार्मर्स की जगह पर, ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो इस वजह से, ठीक है। और कॉज क्या है ग्लोबलाइजेशन के? सबसे पहली बात है, अगर आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए, एंड प्लीज शो योर सपोर्ट। क्योंकि अभी भी मैंने पता है इतनी पूरी वीडियो कवर कर ली थी और उसके बाद आई रियलाइज़ कि मेरा कैमरा ही ऑन नहीं है, तो बहुत हार्ड वर्क लगता है ऐसे वीडियो बनाने में। सो प्लीज़ शेयर एंड लाइक। तो आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू व्हाट? ग्लोबलाइजेशन की 4 फ्लो होते हैं। किस किस चीज़ का फ्लो होता है? कमोडिटीज़ का, पर्सन का, कैपिटल का और आइडिया का। कमोडिटी क्या होता है? सामान। पर्सन मतलब हम लोग, कैपिटल मतलब पैसे, आइडिया मतलब ये सारे हमारे सोच विचार का आदान प्रदान हो रहा है एक देश से दूसरे देश। तो ग्लोबलाइजेशन में ये 4 चीज़ आते हैं। ग्लोबलाइजेशन सिर्फ कमोडिटी पे ही डिपेंड नहीं करती, ठीक है, ये चीज़ समझ लेना अच्छे से। अब आगे देखते हैं। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन हो रहा है। क्या ग्लोबलाइजेशन हमने कैसे अडॉप्ट किया? क्योंकि टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन का रिवॉल्यूशन हो रहा है। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ना। बातचीत का तरीका, पहले चिट्ठियां भेजते थे, कबूतर चलते थे, बट अब क्या है? टेलीफोन कॉल, एक कॉल करी 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, विद इन सेकंड्स आपकी कॉल दूसरे बंदे तक चली जाएगी, ठीक है। ईमेल आ गया, कंप्यूटर आ गया, इंटरनेट आ गया, अब तो सोशल मीडिया आ गया, इतनी सारी चीज़ें डेवलप हो रही है। पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। व्हाट इज दिस? ये क्या है? एक पॉलिसी आती है 1991 में, क्या? एलपीजी लिबरलाइजेशन। मतलब जो लिबरलाइजेशन में पहले क्या होता था, गवर्नमेंट से हमें हर चीज़ के लिए, मतलब इंडस्ट्री वालों को हर चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक लाइसेंस लेना पड़ता था, ठीक है। लिबरलाइजेशन में क्या था? लाइसेंस था रिक्वायर्ड, और गवर्नमेंट ने बांध रखी थी कि इतने ये चीज़ हम करेंगे, ये चीज़ हम करेंगे, ये चीज़ हम करेंगे। बची कुछ चीज़ थी जो प्राइवेट सेक्टर को दे रखी थी। अब गवर्नमेंट ने लाइसेंस वाला सिस्टम हटा दिया। अब लाइसेंस बस हजार्ड्स एंड अल्कोहलिक सामान के लिए लेना पड़ता है, ठीक है, बाकी चीज़ों के लिए नहीं। और प्राइवेटाइजेशन क्या है? पहले हर चीज़ गवर्नमेंट करती थी, क्योंकि फियर था, हम नए नए वो हुए थे ना आज़ाद, और वो भी कॉलोनियल पीरियड से हम नए नए निकले थे, तो फियर था कि प्राइवेटाइजेशन की वजह से हम दोबारा कैद ना हो जाए,
कि कोई फॉरेन कंपनी आके या फिर कोई ऐसा बड़ा वो आकर हमें दोबारा कैद ना कर ले, दोबारा अपने कब्जे में ना कर ले, कंट्रोल ना कर ले। तो प्राइवेटाइजेशन का फियर रहता था, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया और अपनी प्राइवेट सेक्टर को भी जगह दी, ठीक है। और एमएनसी आई, ग्लोबलाइजेशन हुआ जिसकी वजह से एमएनसी आई, मल्टीनेशनल कंपनीज, जिससे क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट मिली वर्ल्ड वाइड। हमारा पैसा जो है, इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा था, फॉरेन एक्सचेंज जो होता है ना वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा था। तो इसीलिए ये सब लाना पड़ा, जिसकी वजह से इकोनॉमी भी ग्रो करे हमारी। और इंटरकनेक्ट बना बिटवीन स्टेट एंड पीपल। अब मैं दिल्ली में रह के मुंबई का भी जान सकती हूँ, मैं दिल्ली में रह के मुंबई का खाना खा सकती हूँ, वहाँ के कपड़े पहन सकती हूँ, वहाँ का कल्चर वगैरह सब फॉलो कर सकती हूँ। तो मतलब विद इन स्टेट एंड पीपल आपस में कनेक्ट हुए। इतना समझ आया? आई थिंक इट्स क्लियर, एंड इफ नॉट सो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी इन कमेंट सेक्शंस। अब पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए राजनीति में? रिडक्शन हुआ इन स्टेट वेलफेयर फंक्शन। अब आप बोलोगे कि ग्लोबलाइजेशन हुआ, भैया अच्छी तो बात है, अच्छी है ना, कुछ बोलेंगे गंदी है, बट जो अच्छी बोलते हैं उनको मैं एक चीज़ बता दूं कि अच्छी भी है भाई, पर वेलफेयर फंक्शन में बहुत प्रॉब्लम आई। कैसे? अब जो आईएमएफ है ना, आईएमएफ क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो लोन देती है, प्रोवाइड करती है कंट्री को। इन्होंने रूल बनाया जो हमसे लोन लेगा उनको क्या करना पड़ेगा, अपनी सब्सिडीज और जो भी सर्विसेज देती है गवर्नमेंट वो इनको विड्रॉ करनी पड़ेगी, जो फ्री में प्रोवाइड करती है वो विड्रॉ करनी पड़ेगी, और टैक्स भी लगाने पड़ेंगे अपनी जनता के ऊपर, ताकि जो है उन पे पैसे आए ना, ताकि गवर्नमेंट की भी थोड़ी कमाई हो। तो गवर्नमेंट को इसकी वजह से, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की वजह से थोड़ा जो है अपना टैक्सेशन बढ़ाना पड़ा और विड्रॉ करनी पड़ी सब्सिडीज, जो कि पुअर लोगों के लिए ऑब्वियसली अच्छी बात नहीं है। और ग्लोबलाइजेशन ने अफेक्ट किया स्टेट की सोवर्निटी को, सोवर्निटी, ठीक है, अवॉइड, मतलब इसमें क्या, देश अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पा रहा था, अदर स्टेट का इंटरवेंशन हो जाता था कहीं ना कहीं से, वो अपने बीच में कहते हैं ना टांग अड़ाना, वो चीज़ हो जाती थी, और स्टेट को बुरा लगता था कि ये हमारा मैटर है, कोई हमें इंटरप्ट क्यों कर रहा है, इंटरवेंशन क्यों हो रहा है, ये प्रॉब्लम आने लग गई। ग्लोबलाइजेशन ने हैज़ रेनफोर्स्ड स्टेट कैपेबिलिटी। ये पॉजिटिव पॉइंट है कि जो हमारी स्टेट की कैपेबिलिटी है ना, किस चीज़ में, एक ये मिलिट्री में, हमारी इससे मिलिट्री आर्मी ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत स्ट्रांग हुई है। कैसे स्ट्रांग हुई है? क्योंकि अब हम देख सकते हैं कि यूएस ऑब्वियसली एक सुपर पावर है ना, यूएस से क्या है, सुपर पावर, उन पे न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो उनकी थोड़ी हेल्प लेके ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया ने भी बना लिया न्यूक्लियर, है ना, वेपन्स भी अब हमारे पास है बहुत से एज कम्पेयर टू दैम, और टेक्नोलॉजी भी बहुत स्ट्रांग हुई है। कंप्यूटर सबसे पहले कौन लाया था? चार्ल्स बेबेज, देन इंडिया ने भी वो चीज़ लाई, है ना। तो टेक्नोलॉजी भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से स्ट्रांग हुई है। एक्सेस टू इन्फो अब हमको पहले से 100 टाइम्स बेटर फास्टर मिलती है। एवरीवन विल एग्री एट दैट पॉइंट, ठीक है। अब ये हो गया हमारा पॉलिटिकल। अब आता है इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। अब हमारे परिणाम इकोनॉमिक तौर पे कैसे रहे? तो फ्री फ्लो हुआ ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है। रोल ऑफ वर्ल्ड बैंक भी आया, आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक। पहले जो अगर हम आपस में ही रह जाते ना, विद इन कंट्री, और ग्लोबलाइजेशन नहीं अडॉप्ट करते, तो अगर हमारी मंदी आती या फिर महंगाई आती, कोई हमारी हेल्प नहीं करता, हम देश डूब जाता हमारा। वर्ल्ड बैंक आया बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आया बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अगर हमारे में कुछ भी प्रॉब्लम आती है पैसों से रिगार्डिंग, तो ये हमारी हेल्प कर देते हैं। अब क्या हुआ? फ्री फ्लो होने लग गया ऑफ कैपिटल, वही पैसों का फ्री फ्लो होने लग गया। ये नहीं कि फ्री में पैसे बांटे, नो, मतलब लोन वगैरह दे रहे हैं, और हम कुछ खरीद रहे हैं तो पैसे हमको देने पड़ रहे हैं, और हमारे पास हम कुछ बेच रहे हैं तो पैसे हमारे पास आ रहे हैं, है ना, तो हम भी ले रहे हैं। तो इससे क्या हुआ? हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो है वो बढ़ा, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ा ना हमारा, और इंडिया के गुड्स भी वर्ल्ड वाइड जाने लगे। फ्री मूवमेंट ऑफ पर्सन, लोग भी आराम से घूम सकते हैं, उन पे भी किसी घूमने का कोई टैक्स नहीं है, और साथ ही साथ उन्हें कोई नहीं रोक सकता। हाँ, वीज़ा और पासपोर्ट तो वैसे लेना पड़ेगा क्योंकि वो सिक्योरिटी कंसर्न है, और वैसे कोई मना नहीं कर सकता अगर तुम पर है तो, ठीक है। अब नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज क्या है इकोनॉमिक में? नेगेटिव क्या है कि ग्लोबलाइजेशन ने इंक्रीज किया मिजरी बिकॉज स्टेट विड्रॉ करी वेलफेयर सर्विस। ऑब्वियसली स्टेट ने अपनी वेलफेयर सर्विस वापस ले ली, सब्सिडीज वापस ले ली, तो ये अच्छी बात तो नहीं रही ना। जो पुअर लोग हैं उनके लिए अच्छी नहीं रही, जो आम जनता है उनके लिए अच्छी नहीं रही। इससे क्या हुआ? रिच और रिचर हो गया, पुअर और पुअरेस्ट हो गए। डेंजर ऑफ फ्री ट्रेड फॉर द पुअर एंड डेवलपिंग नेशन। फ्री ट्रेड में क्या हुआ? अब भाई डेवलपिंग नेशन के लिए वो कैसे डेंजर रहेगा? डेवलपिंग नेशन कुछ दे रहा है, वो तो मतलब फ्री ट्रेड हो रहा है तो उसको बस वो अपना प्रॉफिट ले रहा है, उसको एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिल रहा है इसमें। डेवलप के लिए तो सही है क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप्ड है, बट डेवलपिंग तो इसमें सफ़र करेगा ना।
तो ये चीज़ फेवर में रही है चाइना, अमेरिका और जापान के। क्यों? क्योंकि इनकी तो प्रोडक्शन की हमेशा लो कॉस्ट जाती है। इनके पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, स्किल्ड वर्कफोर्स है इनके पास, तो इनकी तो हमेशा लो कॉस्ट पे जाती है प्रोडक्शन, और ये बेचते हैं, पैसे कमाते हैं। इसकी वजह से प्रॉब्लम किसको हो रही है? डेवलपिंग नेशन, क्योंकि वो डेवलपिंग ही है, डेवलप्ड हो ही नहीं पा रहे हैं इस प्रॉब्लम से। ठीक है, फिर नियो कॉलोनियलिज्म की प्रॉब्लम आ रही है कि इंडिया जैसी कंट्री ऑलरेडी कॉलोनियल रूल जो है अपना वो कर चुकी है फेस। तो अब हमको भी ये फियर रहेगा भाई कि अगर हम वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ जैसे इंटरनेशनल फंड्स ले रहे हैं और एमएनसी हमारे यहाँ पर आ रही है, तो कहीं वो हमें दोबारा कब्जा ना कर ले हमारे ऊपर। किस बेसिस पे? इकोनॉमिक कंट्रोल के बेसिस पे। अंडर डेवलप पे ज़्यादा खतरा रहेगा ना कि उनका पैसा हमारे में लग रहा है, तो वो कहीं दोबारा अपना हक ना जमाने लग जाए। फिर एंटी ग्लोबलाइजेशन डिमॉन्स्ट्रेशन भी चले। डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब होता है धरना। ठीक है, बहुत सारे धरने चले और स्ट्राइक्स वगैरह चली होंगी एंटी ग्लोबलाइजेशन के लिए, कि हमें ग्लोबलाइजेशन नहीं चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है। तो ग्लोबलाइजेशन से बुरा नहीं है, अच्छा भी है। क्या? कि इकोनॉमिक डेवलप हुई है इससे, चाहे ये अंडर डेवलप नेशन या फिर डेवलपिंग के लिए थोड़ा हो प्रॉब्लम, बट बेनिफिशियल ज़्यादा है, क्योंकि इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑब्वियसली हुई है। हमारा सामान जा तो रहा है ना, फॉरेन एक्सचेंज हो तो रहा है ना, प्रोडक्शन बढ़ रही है, एफिशिएंसी आ रही है ना, गुड्स एंड सर्विस की भी वहाँ पे मिल रहा है, वो लो कॉस्ट पे मिल जा रहा है। अब हम भी हूबहू हो पा रहे हैं अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ। ठीक है, और ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू इंक्रीज इंटरकनेक्टेडनेस अमंग पीपल एंड नेशन। अब कैसे? एमएनसी खुल गई है, मल्टीनेशनल कंपनी, जैसे कि कॉल सेंटर्स होते हैं, आउटसोर्सिंग हो रही है ड्यू टू व्हाट? ग्लोबलाइजेशन। अब मैं इंडिया में बैठे बैठे अमेरिका में बात कर सकती हूँ, अमेरिका के इंडिया में कर सकते हैं, मैं अमेरिका की कोई भी सर्विस का लाभ उठा सकती हूँ इंडिया में बैठे बैठे। अब है कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, कल्चरल मतलब क्या? कल्चर से रिलेटेड ही हो गया ऑब्वियसली। क्या परिणाम हुए कल्चर में इसके? अब हमने पॉलिटिकल पढ़ लिया, इकोनॉमिक पढ़ लिया, अब कल्चर पे आते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है उसने अफेक्ट किया है किसको? हमारे घर बार को। जो हम हैं, हम लोग अडॉप्ट करते जा रहे हैं अदर कंट्रीज़ के कल्चर, हम वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करते जा रहे हैं और अपना कल्चर कहीं ना कहीं हम पीछे छोड़ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि राइज हुआ है ऑफ अ यूनिफॉर्म कल्चर और कल्चरल होमोजीनियजाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है? कल्चर होमोजीनियजाइजेशन मतलब कि एक वो है, एक अर्थ है, एक पूरी अर्थ का एक ही कल्चर है, एक ही कल्चर होता जा रहा है। ठीक है, वो भी क्या? वेस्टर्न कल्चर हर जगह। एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ, जो हॉलीवुड मूवीज़ है वो क्या सिर्फ अमेरिका, यूएस मतलब इन्हीं जगह पे चलती है? नहीं ना, इंडिया में भी हॉलीवुड मूवीज आती है ना। नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन इंडियन वालों ने भी ले रखा है ना, आप लोगों ने भी ले रखा होगा, नहीं भी ले रखा होगा तो देखते तो होगे ना। के ड्रामा सब देखते होंगे, अप्रॉक्स देखते होंगे। ठीक है, मैं भी देखती हूँ। तो हम क्या है, वेस्टर्न कल्चर को धीरे धीरे अडॉप्ट करते जा रहे हैं। मैकडी वगैरह, क्या मैकडी इंडिया का है? नहीं। कहाँ का है? बाहर का है। अब गर्ल्स मोस्टली, बॉयज़ भी, ये नहीं कहूँगी बॉयज़ नहीं, गर्ल्स मोस्टली, बट दोनों ही जो है बीटीएस आर्मी, कोरियन कल्चर ये भी अपना रहे हैं कि कोरियन की तरह स्टाइल करेंगे, क्यूट क्यूट से लगेंगे, है ना। तो ये चीज़ होती जा रही है। और अपना खुद का कल्चर इतना प्यारा हिंदू कल्चर है, हिंदू नहीं मतलब इंडियन कल्चर, भारतीय कल्चर इतना अच्छा है, उसको छोड़ते जा रहे हैं। इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, अब इंडिया का क्या हाल है भाई ग्लोबलाइजेशन के साथ? तो कॉलोनियल पीरियड के टाइम में ऑब्वियसली इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो ब्रिटिश ने बिल्कुल तबाह कर दी थी, बिल्कुल ख़त्म कर दी थी। और हम जो है रॉ मटेरियल देते थे, ठीक है, रॉ मटेरियल देते थे कम प्राइस में, और एक्सपोर्ट करते थे हम, इंपोर्ट करते थे हम क्या? फाइन मटेरियल, फाइनल गुड्स, और वो भी ज़्यादा प्राइस में। हमको फोर्स किया जाता था कि हम अपनी मार्केट को उनकी मार्केट बना दें, है ना। फिर उसके बाद एलपीजी आया, जब वो हट गया, जब वो चले गया, फिर उसके बाद नॉर्मल होने लग गया। एलपीजी आया 1991 में। इससे क्या हुआ? एलपीजी के आने की वजह से मार्केट में कंपटीशन आया। अब एग्जांपल के लिए मैंने एक शॉप खोली और मैं एक चॉकलेट दे रही हूँ 10 रुपीज़ की, ठीक है, 10 रुपये की मैं एक चॉकलेट दे रही हूँ। मेरे बगल में एक और शॉप खुल गई, वो चॉकलेट दे रहा है 8 रुपये की। फिर उसके बगल में एक और खुल गई, वो दे रहा है 6 रुपये की। कंपटीशन आ गया। अब लोग जो हैं वो सस्ती की तरफ जाएंगे। ये मेरी जनता अपने पास ले गया, मेरे कस्टमर छीन गया, कंपटीशन हमारे में आ रहा है, तो फिर इसकी देखम देख मैंने भी अपनी कर दी 6 रुपये की। तो मतलब कंपटीशन है। कंपटीशन में क्या होगा कि कोई भी बेईमानी नहीं चलेगी, क्योंकि भाई अगर एक जगह एक ही चीज़ होगी तो मोनोपोली हो जाएगी ना उसकी, वो जो करेगा वो लोगों को वही करना पड़ेगा। लेकिन कंपटीशन है तो लोग तो उसको छोड़ देंगे, हटा देंगे कि निकल चल, हम तो उस पर चले जाएंगे, है ना। तो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है मार्केट के अंदर, नई नई चीज़ें आ रही है, फॉरेन कैपिटल हो रहा है ऑब्वियसली, फॉरेन एक्सचेंज मतलब विदेश का पैसा आ रहा है। बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में भी जा रहे हैं। अब क्या होता है, पेटीएम करो, है ना, फ़ोन पे, ये सब हम यूज़ करें। बैंकिंग में हम ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, फाइनेंस सेक्टर में जा रहे हैं। एक्सपेंशन हो रहा है ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, मतलब कि अकाउंटेबिलिटी आ रही है और
ट्रांसपेरेंसी आ रही है विद इन गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट भी हिसाब किताब देती है और ट्रांसपेरेंट रहता है, पूरा कच्चा चिट्टा उनका सबका पता रहता है। अब ये जो है इस पर थोड़ा ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, और थोड़ा क्रिटिकल भी है, समझ लो आप। एक होता है लेफ्ट विंग और एक होते हैं राइट विंग, ठीक है। जो लेफ्ट विंग होते हैं ना, ये बिलीव करते हैं इक्वालिटी के अंदर और गवर्नमेंट लिबरलाइजेशन पे, और जो राइट विंग होते हैं ये नेशनलिज्म में बिलीव करते हैं, और इनका कहना है कि इंडिविजुअल का राइट होना चाहिए और सिविल लिबर्टी होनी चाहिए, मतलब ये गवर्नमेंट लिबर्टी पे नहीं है, सिविल लिबर्टी पे बिलीव करते हैं। और ये बिलीव करते हैं कि हर चीज़ गवर्नमेंट हो और इक्वल हो, इनकम भी इक्वल हो, मतलब हर चीज़ इक्वल लेवल पे हो। और ये देश से जुड़े हुए लोग नेशनलिज्म को फॉलो करते हैं। तो लेफ्टिस्ट का क्या क्रिटिसिज्म है, ये लोग कहते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है ना और स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है, वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जगह वो स्पेशल एक्सप्लॉयटेशन जोन बनता जा रहा है फार्मर्स के लिए। क्यों? क्योंकि फार्मर्स के ही तो लैंड पे वो सब हो रहा है, फार्मर्स के लैंड पे ही तो ये स्कीमें रखी जा रही है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिया, आओ फॉरेन कंपनीज इन्वेस्ट करो, खुशियाँ बनाओ, है ना। और इससे क्या हो रहा है, अब खेती बाड़ी के लिए उनको जगह थोड़ी ना मिल रही है। और विड्रॉ हो रहा है हेल्थ सर्विस एंड सब्सिडीज। अब अगर हम लोन ले रहे हैं तो वो हम पे शर्त रख रहे हैं कि आप अपनी सब्सिडीज विड्रॉ करो कुछ, जिससे कौन पिस रहा है, आम जनता। टेक्नोलॉजी लीड इनकम इनइक्वालिटी। अब एक कंप्यूटर 1000 से ज़्यादा लोगों का काम कर लेता है, उन 1000 लोगों का क्या हुआ, उनकी तो नौकरी गई, इनकम में आ गया डिफरेंस। तो इसलिए टेक्नोलॉजी में ये भी प्रॉब्लम आ रही है। अब राइटिस्ट क्रिटिसिज्म क्या है, राइटिस्ट लोग क्या कहते हैं कि थ्रेट है ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सोवरेनिटी एज इंडिया पॉलिसीज आर बीन फ्रेम्ड इन अकॉर्डिंग्स विद द इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्शन IMF और IBRD। क्या मतलब हुआ इसका, कि हमारी जो खुद की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सोवरेनिटी है ना, जो हमारी खुद की है इंडिपेंडेंस और जो हम खुद बना रहे हैं हमारा जो है, उसको खतरा है। क्योंकि अब क्या हो रहा है, इंडिया जो है वो अपनी पॉलिसीज को कैसे फ्रेम कर रही है, जैसा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक कह रहा है। क्यों? क्योंकि उधार तो उनको वहीं से मिलना है, लोन तो उन्हें वहीं से मिलना है, इसलिए वो उनके अकॉर्डिंग कह रही है। अब देखो वर्ल्ड बैंक पैसे देने के उस पर कह रहा है कि तुम सब्सिडीज हटा, तो इंडिया हटाएगी, तो इससे क्या हो रहा है, हमारी सोवरेनिटी जा रही है कहीं ना कहीं, ऐसा राइटिस्ट का कहना है। अडॉप्टेशन हो रहा है वेस्टर्न कल्चर का। अब जब वेस्टर्न कल्चर का अडॉप्टेशन हो रहा है तो हम अपनी सभ्यता भूल रहे हैं और दूसरों की अपना रहे हैं, जो कि गलत बात है। या वी शुड मतलब करना चाहिए थोड़ा वेस्टर्न भी, पर अपनी को नहीं भूलना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा अपना कल्चर होना चाहिए। दे सपोर्ट प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी। अब ये प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी क्या है, प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी जो है ये अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो होती है ना हमारी, उनको सपोर्ट देने के लिए आया था। कि डोमेस्टिक कंट्रीज पे कैसे सपोर्ट दिया, कि हैवी इंपोर्ट जो करेगा बाहर से, दूसरे देश से जो इंपोर्ट करेगा उस पर लग जाएगा हैवी टैक्स, जिससे इंपोर्ट करना उसके लिए और महंगा हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, डोमेस्टिक इंडस्ट्री से लोग खरीदने लगेंगे, तो इसको सपोर्ट करते थे राइटिस्ट। अब एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट क्या है, ग्लोबलाइजेशन सबको पता चल गया, एंटी मतलब क्या होता है, अगेंस्ट हो गया। तो ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट क्या मूवमेंट हुई। अब 1999 में WTO की मीटिंग हुई थी, जो कि एक अच्छे नोट पे एंड बिल्कुल नहीं हुई। मीटिंग में जो है कुछ एलिगेशंस लगाए गए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग पे, क्या कि अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिस हो रही है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अनफेयर जो है ट्रेडिंग प्रैक्टिस हो रही है बिटवीन व्हाट, डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज। हर चीज़ में पिस्ता कौन है, डेवलपिंग कंट्रीज, हर चीज़ में, ठीक है। तो ये हुआ। फिर वर्ल्ड सोशल फोरम WSF की फर्स्ट मीटिंग हुई थी पोर्टो एलेग्रे ब्राज़ील 2001, ये याद रखना। फर्स्ट मीटिंग कहाँ हुई थी, पोर्टो ब्राज़ील 2001 में। 7th मीटिंग हुई थी नैरोबी केन्या 2007। अब इसमें क्या था वर्ल्ड सोशल फोरम में, कि डेवलपिंग नेशन को फोर्स किया जा रहा था टू ओपन देयर मार्केट फॉर गुड्स ऑफ डेवलप कंट्रीज। मतलब कि डेवलप कंट्रीज के जो सामान है, प्रोडक्ट है, अपनी मार्केट को उनके लिए खोलो। और इससे क्या होता है, ये अफेक्ट करता है हमारी डोमेस्टिक कंट्री की इंडस्ट्रीज को। क्योंकि हमारी जो इंडिया में बन रहा है उसको नहीं कर रहे हो, तुम बाहर के को प्रमोट कर रहे हो, तो हमारे लिए तो खतरा ही हुआ ना, हमारी इंडस्ट्रीज के लिए तो खतरा ही हुआ ना, हम तो घाटे में ही जा रहे हैं भैया। एंड लाइवलीहुड ऑफ फार्मर्स एंड क्राफ्टमैन की भी जो लाइवलीहुड है और फार्मर्स की भी है, वो भी खतरे में जा रही है। अब तुम फार्मर्स की ज़मीन पे सैज बना रहे हो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रहे हो, इंडियन खाना, इंडियन फूड, इंडियन कल्चर को छोड़ के वेस्टर्न कर रहे हो, बाहर से सब्जियां की भाई इंपोर्टेड हैं, ये है वो है करके। और 80% ऑफ पॉपुलेशन क्या है डेवलपिंग कंट्रीज की, फार्मर है, क्राफ्टमैन है। क्या सारे इंडस्ट्रियलिस्ट है, नहीं ना। क्या सारे बड़े बड़े राजनीति वाले और ये है इंडस्ट्रियल वाले, नहीं। 80% जो है फार्मर्स और क्राफ्टमैन होते हैं डोमेस्टिक कंट्रीज में, मतलब कि अंडर डेवलप या फिर डेवलपिंग कंट्रीज में। तो इंडियन रेसिस्टेंस टू ग्लोबल में क्या था, कि
इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि ट्रेड यूनियन ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स जो है एज वेल एज दोज रिप्रेजेंटिंग फार्मर्स इंटरेस्ट हैव ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एंट्री ऑफ मल्टीनेशनल्स। ठीक है, फार्मर्स ने और जो अदर इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने एक प्रोटेस्ट भी किया अगेंस्ट मल्टीनेशनल कंपनीज। और ये जो है हमारी नीम किसकी है, इंडिया की है ना, तुलसी नीम हमारे हर्बल ट्रीज हैं, इन हर्बल प्लांट्स हैं, इनको जो है अमेरिका और यूरोप अपने फर्म्स में ले जा रहे हैं, वहाँ लगा रहे हैं, ये गलत बात है। ठीक है, और रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन हैज़ ऑल्सो कम फ्रॉम पॉलिटिकल राइट। दिस हैज टेकन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिंग पर्टिकुलरली टू वेरियस कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। कल्चर से हम कैसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, हम टीवी में देख रहे हैं, है ना, फॉरेन टीवी चैनल्स और प्रोवाइडेड बाय केबल नेटवर्क। सेलिब्रेशन हो रहा है वैलेंटाइंस डे, इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकती, जनता ऑफेंड हो जाएगी। फिर वेस्टर्नाइजेशन ऑफ ड्रेसेस, टेस्ट ऑफ गर्ल स्टूडेंट इन स्कूल एंड कॉलेज, वही सेम जो मैंने बोला था। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 9 ग्लोबलाइजेशन। होप से सबको क्लियर हुआ हो। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।